हेलो स्टूडेंट्स, आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं यूनिट 3 जिसका नाम है घूर्णन गति या रोटेशनल मोशन। इसका पहला टॉपिक है वृत्तीय गति, सर्कुलर मोशन जिसे बोलते हैं। तो डेफिनेशन इसकी आ जाएगी, जब कोई वस्तु किसी वृत्ताकार मार्ग पर गति करती है तो उसे वृत्तीय गति कहते हैं। कॉमन सी चीज़ है, जब किसी बिंदु के चारों ओर कोई कण समान समय अंतराल में समान रूप से गति करता है तो ये जो गति होगी इसको हम क्या बोलेंगे, वृत्तीय गति। अगर किसी रेखा के अनुदिश आगे की तरफ गति कर रहा है तो ये रेखीय गति होती है, और एक ही बिंदु के इर्द गिर्द अगर वो किसी वेग से गति कर रहा है तो उसको हम वृत्तीय गति बोलेंगे। एक समान वृत्तीय गति अगर समान समय अंतराल में समान दूरी तय करता है। जब कोई वस्तु एक निश्चित बिंदु के चारों ओर वृत्तीय पथ पर समान चाल से, उसकी चाल समान है, चाल समान होने का मतलब चाल का सूत्र क्या होता है, दूरी बटा समय। तो समान समय अंतराल में अगर समान दूरी तय करेगा एक बिंदु के इर्द गिर्द तो उसी गति को हम क्या बोलेंगे, वृत्तीय गति बोलेंगे। नेक्स्ट टॉपिक है आपका कोणीय विस्थापन। जब कोई कण वृत्ताकार पथ पर गति करता है तो अपनी प्रारंभिक स्थिति के सापेक्ष कण जितने कोण से घूम रहा है उसे कोणीय विस्थापन कहते हैं। आप विस्थापन जनरली कैसे कैलकुलेट करते हैं कि किसी समय पे कोई कण इस पोजीशन ए पे है, कुछ समय पश्चात वो पोजीशन बी पे पहुंच गया, तो यहाँ से उसका मैक्सिमम विस्थापन कितना है, यहाँ से उसकी अधिकतम दूरी कितनी है, आप ऐसे विस्थापन कैलकुलेट करते हैं। या विस्थापन आप ऐसे भी कैलकुलेट करते हैं कि यहाँ से इस पॉइंट से इधर गया, मान लिया कि 1 मीटर यहाँ शिफ्ट हुआ, 1 मीटर और आगे शिफ्ट हुआ और फिर ये 1 मीटर यहाँ से रिटर्न हो गया, फिर से पॉइंट बी पर पहुंच गया, तो अब इसका विस्थापन कितना होगा। तो आप पहले 1 + 1 - 1, क्योंकि विस्थापन जो होता है वो सदिश राशि होती है, तो यहाँ पे आप जो टोटल इसका विस्थापन निकलेगा वो 1 मीटर निकल जाएगा, क्योंकि ये वाला 1 मीटर ये 1 मीटर कैंसिल आउट हो जाएगा, एक पॉजिटिव डायरेक्शन में और एक नेगेटिव डायरेक्शन में है। ठीक है, तो आप शिफ्टिंग जो देख रहे हैं ये आपका रेखीय विस्थापन होगा। अभी हम देख रहे हैं कोणीय विस्थापन। तो एक बिंदु के चारों ओर अगर समान समय अंतराल में समान दूरी तय करता है तो वो कोणीय गति होती है, वृत्तीय गति होती है। तो मान लिया कि किसी समय पे कण की स्थिति यहाँ पे है, ए बिंदु पे है, अब वो कुछ समय पश्चात में अपनी पोजीशन बी पर पहुंच जाता है, तो कोण पर, इसके केंद्र पर यहाँ पे ये दूरी कितना कोण तय करेगी, इसी को बोला जाएगा कोणीय विस्थापन। और हमें पता है कि यहाँ पे कोण का सूत्र क्या होता है, चाप बटे त्रिज्या। तो चाप क्या हो गया यहाँ से ए से बी और त्रिज्या क्या होगी आर। तो कोणीय विस्थापन आप चाहें तो यहाँ से कैलकुलेट भी कर सकते हैं। मैंने मान लिया कि ये दूरी कितनी है, एस है अगर, तो विस्थापन कितना हो जाएगा, थीटा, कोण बराबर चाप बटे त्रिज्या, तो S/R, त्रिज्या अगर इसकी हम R मान ले तो विस्थापन, कोणीय विस्थापन का मान आप निकाल भी सकते हैं, चाप बटे त्रिज्या। तो यही इसकी डेफिनेशन है। जब कोई कण वृत्ताकार पथ पर गति करता है तो अपनी प्रारंभिक स्थिति के सापेक्ष कण जितने कोण से घूम रहा है उसे ही कोणीय विस्थापन कहते हैं। ये एक सदिश राशि है और कोण में इसका मान निकलता है, इसीलिए इसका मात्रक भी क्या होगा, रेडियन इसका मात्रक होगा। ठीक है, अब नेक्स्ट टॉपिक है आपका कोणीय वेग या एंगुलर वेलोसिटी। तो विस्थापन अगर हमने देखा कि किसी पॉइंट पर विस्थापन θ1 है और θ2 है, तो कोणीय विस्थापन कैसे निकालेंगे, θ2 - θ1। इसको और क्लियरली देखते हैं हम कि कोई कण है वो बिंदु O के सापेक्ष P पर जिसकी स्थिति है t = 0 समय पे, कुछ समय पश्चात t1 समय पे वो P से चलना चालू करता है, P1 पर पहुंच जाता है, तो वहां वो केंद्र पर कोण अंतरित करता है θ1। तो यहाँ उसका विस्थापन कितना हो गया, अभी यहाँ 0 से लेके जितना कोण उसने कोण पर अंतरित किया है, केंद्र पर अंतरित किया है θ1। कुछ समय और लिया उसने, मान लिया कि t2 समय पश्चात में वो P1 से P2 पर पहुंच गया है। अब उसने कोण यहाँ से जो टोटल चला था, अब कोण उसका कितना हो गया है, θ2। अगर हम यहाँ कैलकुलेट करना चाहें कि P1 से P2 में कोणीय विस्थापन कितना हुआ है, तो हम क्या करेंगे, θ2 - θ1। तो कोणीय विस्थापन हमारे पास में क्या निकल जाएगा, डेल्टा थीटा = θ2 - θ1। अगर आपके पास में कोणीय विस्थापन है तो कोणीय वेग को आप आसानी से ज्ञात कर सकते हो, क्योंकि हमें पता है कि विस्थापन बटा समय क्या होता है, वेग होता है। तो कोणीय विस्थापन बटा कोणीय समय क्या हो जाएगा, कोणीय वेग हो जाएगा। या परिभाषित करना चाहें तो आप परिभाषित इस तरीके से कर सकते हैं कि किसी भी कण के कोणीय विस्थापन में परिवर्तन की दर को
कोणीय वेग कहते हैं। विस्थापन में परिवर्तन होगा तो वो वेग ही निकलेगी राशि। तो कोणीय वेग को रिप्रेजेंट करते हैं ओमेगा से। ये सदिश राशि है तो ऊपर हम वेक्टर लगाएंगे, इसके ऊपर सदिश का निशान लगाएंगे। ओमेगा इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, कोणीय विस्थापन बटा समय। अगर अल्प समय अंतराल को हम कैलकुलेट करें, निकाले यहाँ पे, तो लिमिट लगा देंगे, लिमिट डेल्टा टी टेंड्स टू 0, मतलब कि डेल्टा टी का मान 0 की तरफ अग्रसर है या 0 के आसपास है, तो डेल्टा थीटा अपॉन डेल्टा टी को अवकलन रूप में लिखा जा सकता है डी थीटा अपॉन डी टी। कोणीय विस्थापन का जो सूत्र था हमारे पास में, मात्रक जो था वो रेडियन था, अब यहाँ बटे में समय और आ गया, तो कोणीय वेग का मात्रक हो जाएगा रेडियन प्रति सेकंड। रेडियन को विमा में रिप्रेजेंट नहीं किया जा सकता है, कोण को किसी भी तरीके से, तो जो समय होगा वो इसकी विमा के रूप में प्रदर्शित किया जाएगा। तो विमा हो जाएगी 1/t T1 कह सकते हो, या फिर इसको ऊपर लेके जाओगे तो T⁻⁻1, ये इसकी विमा हो जाएगी। नेक्स्ट टॉपिक है आपका कोणीय आवृत्ति। घूर्णन करते हुए कण द्वारा एकांक समय में, समय जहां पर एकांक होगा, एकांक समय में तय किए गए कोणीय विस्थापन को कोणीय आवृत्ति कहते हैं। तो कोणीय आवृत्ति आप कैसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं, यहाँ थोड़ा सा कंफ्यूजन होगा कि कोणीय विस्थापन भी, कोणीय वेग को भी आप ओमेगा से रिप्रेजेंट करेंगे और कोणीय आवृत्ति को भी आप ओमेगा से ही रिप्रेजेंट करेंगे, लेकिन कोणीय वेग एक सदिश राशि है और यहाँ पे कोणीय आवृत्ति जो है वो अदिश राशि है, इसमें सदिश राशि नहीं आएगी। तो एकांक समय में तय किया गया कोणीय विस्थापन, हमने मान लिया कि एक पूरा चक्कर काटने में टी समय लिया है, तो एक पूरा चक्कर काटने में कोण कितना कवर किया उन्होंने, 360 डिग्री, तभी पूरा सर्किल कंप्लीट होगा। तो एक चक्कर काटने में कोणीय विस्थापन कितना हो गया, 2π अपॉन समय। तो एकांक समय में तय किया गया कोणीय विस्थापन ही क्या कहलाता है, कोणीय आवृत्ति। आपको पता है कि आवृत्ति का जो रेखीय आवृत्ति होता है उसका सूत्र होता है 1/t। रेखीय आवृत्ति को हम बताते हैं, उसका फॉर्मूला होता है 1/ आवर्तकाल। तो यहाँ से 1/t को हम रेखीय आवृत्ति के रूप में भी लिख सकते हैं। तो ये एक रिलेशन भी यहाँ से निकल चुका है हमारे सामने, कोणीय आवृत्ति और रेखीय आवृत्ति में ओमेगा इज इक्वल टू 2πn, और ओमेगा क्या है यहाँ पे, कोणीय आवृत्ति, तो उसका फॉर्मूला हो जाएगा 2π/t। आवर्तकाल एक चक्कर पूरा करने में जितना समय लगेगा, किसी भी कण द्वारा एक चक्कर पूरा करने में जितना समय लग रहा है वो समय ही वहाँ पे क्या होगा, आवर्तकाल होगा। फॉर्मूला अगर आप देखें तो हमने मान लिया कि t समय में कोई कण n चक्कर पूरा करता है, तो आवर्तकाल का क्या सूत्र हो जाएगा, T/n। एक चक्कर में अगर 1 सेकंड लग रहा है तो यहाँ पे 1 निकल जाएगा इसका आवर्तकाल। समय को ही कैलकुलेट कर रहा है तो मात्रक हो जाएगा उसका सेकंड और विमा हो जाएगी T1। अब यहाँ हम पहले ही निकाल चुके हैं वैसे तो कि कोणीय वेग, आवर्तकाल और आवृत्ति में क्या संबंध होता है। हमें पता है कि कोणीय वेग का सूत्र क्या होता है, कोणीय विस्थापन बटा समय। कोणीय विस्थापन केंद्र में बनाया गया कोण होता है, तो यहाँ पे लिख दिया है हमने, बना गया कोण बटा समय। अगर एक पूरे चक्कर को हम कैलकुलेट करेंगे तो एक पूरे चक्कर के अंदर कोण जो अंतरित होगा वो 2π होगा। हमने मान लिया कि एक चक्कर पूरा करने में जो लगा समय है, वैसे भी डेफिनेशन से भी एक चक्कर में लगा समय क्या होता है, आवर्तकाल के बराबर होता है। तो ओमेगा इज इक्वल टू 2π/t। और रेखीय आवृत्ति का सूत्र मैंने बताया था कि आपको 1/ आवर्तकाल होता है, तो 1/ आवर्तकाल को आप रेखीय आवृत्ति भी लिख सकते हो। तो यहाँ से कोणीय वेग का सूत्र बन जाएगा ओमेगा इज इक्वल टू 2πn। नेक्स्ट टॉपिक है आपका कोणीय त्वरण या एंगुलर एक्सेलरेशन। किसी कण के कोणीय वेग में परिवर्तन की दर को कोणीय त्वरण कहते हैं। रेखीय वेग में परिवर्तन की दर रेखीय त्वरण होता है। हम जनरली वेग और त्वरण भी रिलेशन जानते हैं, तो कोणीय वेग में परिवर्तन की दर कोणीय त्वरण हो जाएगा। फॉर्मूला ओमेगा अभी हमने निकाला था, कोणीय वेग था, तो परिवर्तन अगर हम शो करेंगे तो डेल्टा ओमेगा अपॉन डेल्टा टी, कोणीय वेग में परिवर्तन की दर। अगर अल्प समय अंतराल की हम बात करें तो लिमिट अप्लाई कर देंगे, लिमिट डेल्टा टी टेंड्स टू 0, डेल्टा ओमेगा अपॉन डेल्टा टी को रिप्रेजेंट करते हैं अवकलन रूप में डी ओमेगा अपॉन डी टी। मात्रक इसका ओमेगा को ओपन करेंगे तो कोणीय विस्थापन बटा समय आएगा, तो 2 बार बटे में समय आ जाएगा, तो मात्रक हो जाएगा इसका रेडियन प्रति सेकंड स्क्वायर। अगर विमा लिखेंगे तो 1/t⁻² आ जाएगा, या t⁻⁻2 आप इसकी विमा लिख सकते हैं। नेक्स्ट टॉपिक है आपका कण के रेखीय वेग तथा कोणीय वेग के मध्य अदिश संबंध है। अब यहाँ सदिश नहीं देखेंगे, सिर्फ अदिश संबंध देखेंगे। हमने मान लिया कि किसी समय कण की स्थिति बिंदु P1 पे है, वो कुछ समय बाद में s दूरी तय करके बिंदु P2 पर पहुंच जाता है। इस स्थिति में जो केंद्र पर अंतरित कोण है, आप कह सकते हैं कि कोणीय विस्थापन है वो कितना है, थीटा है। तो आप यहाँ से कोणीय विस्थापन का मान निकालेंगे, तो कोणीय विस्थापन के लिए आपको कोण निकालना होगा। कोण का सूत्र क्या होता है, ज्ञात करने का सूत्र
चाप बटे त्रिज्या। तो चाप के यहाँ टोटल कितना है, हमने s एज्यूम कर लिया है, तो कोण का सूत्र क्या हो जाएगा, चाप बटे त्रिज्या। इस स्थिति में हम मान के चल रहे हैं कि कण का जो रेखीय वेग हम जनरली v लेते हैं और कोणीय वेग हमारे पास में ओमेगा है। तो कोण कितना है, थीटा। चाप की वैल्यू हमने चित्र में दिखा रखी है s, और त्रिज्या है हमारे पास में s। तो यहाँ से s का मान अगर हम निकालें तो क्या आ जाएगा, r को यहाँ मल्टीप्लाई कर दीजिए, थीटा r, समीकरण फर्स्ट। इसको हमें अवकलन करना है t के सापेक्ष, ds अपॉन dt इक्वल्स टू d अपॉन dt r थीटा। हमें पता है दो राशियों के गुणनफल का अगर हम अवकलन करते हैं तो उसका सूत्र आता है प्रथम फलन इंटू द्वितीय फलन का अवकलन प्लस द्वितीय फलन इंटू प्रथम फलन का अवकलन। लेकिन किसी भी कांस्टेंट राशि का या नियत राशि का जो अवकलन होता है वो शून्य होता है, और हमें पता है कि जो त्रिज्या है वो किसी भी वृत्ताकार पथ की त्रिज्या है वो नियत ही रहेगी। ऐसा नहीं है कि 1 मिनट पहले त्रिज्या अगर 2 सेंटीमीटर है तो 1 मिनट बाद में वो 3 सेंटीमीटर हो जाएगी। जो त्रिज्या है वो नियत राशि है, इसलिए त्रिज्या का जो अवकलन होगा वो शून्य हो जाएगा। तो यहाँ पे सेकंड स्टेप की वैल्यू पूरी 0 हो जाएगी, सिर्फ फर्स्ट स्टेप बचेगी आपके पास में r d थीटा अपॉन dt। हमें पता है कि विस्थापन बटा समय वेग का सूत्र होता है, तो ds अपॉन dt को हम लिख सकते हैं वेग, r त्रिज्या है, और कोणीय विस्थापन बटा कोणीय विस्थापन बटा समय d। यहाँ पे थीटा क्या था, कोण था, और कोण में हमने विस्थापन देखा है कि 0 स्थिति से कितना कोण अंतरित किया है, तो यहाँ पे कोणीय विस्थापन बटा समय आ रहा है, तो उसको हम कोणीय वेग से रिप्रेजेंट कर सकते हैं। तो रेखीय वेग और कोणीय वेग में रिलेशन होता है v इक्वल्स टू r ओमेगा। सिमिलरली हम इसी इक्वेशन को यूज करके रेखीय त्वरण और कोणीय त्वरण में भी संबंध स्थापित कर सकते हैं। तो ये नेक्स्ट टॉपिक है आपका कण के रेखीय त्वरण व कोणीय त्वरण में संबंध। आपने अभी समीकरण निकाली थी v इक्वल्स टू r ओमेगा, ये रेखीय वेग था, ये कोणीय वेग था। आपको इस समीकरण का अवकलन करना है समय के सापेक्ष। यहाँ पे फिर से आप जब इसको अप्लाई करेंगे, दो फलन है यहाँ पे हमारे पास में, उसका अवकलन करेंगे तो सूत्र लगा देंगे प्रथम फलन इंटू द्वितीय फलन का अवकलन प्लस द्वितीय फलन इंटू प्रथम फलन का अवकलन। तो r त्रिज्या है, नियत है, तो सेकंड स्टेप आपकी 0 हो जाएगी। तो यहाँ पे क्या बच जाएगा, r d ओमेगा अपॉन dt। तो ये आपके पास में आ गया r d ओमेगा अपॉन dt। ओमेगा है यहाँ पे कोणीय वेग में परिवर्तन कोणीय त्वरण हो जाएगा। कोणीय त्वरण को अल्फा से रिप्रेजेंट करते हैं। और यहाँ पे ये जो v का आपने अवकलन किया था, v क्या, रेखीय वेग में परिवर्तन, रेखीय त्वरण आ जाएगा। तो यहाँ से रिलेशन आ गया आपके पास में a इक्वल्स टू r ओमेगा, या रेखीय त्वरण इक्वल्स टू त्रिज्या इंटू कोणीय त्वरण। थैंक यू स्टूडेंट्स।